नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जापान और जर्मनी, जो कि आपस में इत्तेहादी थे और यूरोपियन मुल्कों के खिलाफ लड़ रहे थे, ये हार गए जंग और तकरीबन मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गए थे। जापान के ऊपर तो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम भी गिराए थे, लेकिन ये उनकी परसिवियरेंस थी, रेजिलियंस थी कि वो फिनिक्स की तरह फिर से उठ खड़े हुए और जल्द ही पूरी दुनिया में हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी के निशान बन गए। लोग या मुल्क ममालिक उनकी नकल करने लगे। हमारे खिते में यानी एशियन हिस्से में जापान बहुत आगे बढ़ गया, लोग जापान की नकल करने लगे और ख़ास तौर पर जो जापान के नज़दीक थे चंद ममालिक जैसे सिंगापुर, हांगकांग, साउथ कोरिया और ताइवान, ये चारों उसी डगर पे चल पड़े जिस डगर पर जापान चल रहा था और ये सभी जल्द ही मिनी जापान या इनको फिर एशियन टाइगर्स कहा जाने लगा। ताइवान जो है हकीकत में चीन ही है या चीन का एक हिस्सा है। 1949 में जब माओ ज़ेडुंग की पीएलए ने, पीपुल लिबरेशन आर्मी ने लॉन्ग मार्च किया, तो उस वक़्त जो बादशाह था चीन का, चियांग काई शेक, वो भाग कर नज़दीक के एक छोटे से जजीरे, चीन का ही हिस्सा था जिसको फार्मोसा या ताइवान कहते थे, वहाँ चला गया। अब क्योंकि वो मेनलैंड से अलग था तो माओ उस वक़्त उसके ऊपर कब्जा न कर सका। जैसे कि चियांग काई शेक बादशाह था चीन का, तो उसने उसी को अपना चीन ही कहने रहने दिया। उसको नाम दिया गया रिपब्लिक ऑफ चाइना और उसको रीबिल्ड करने लगा। और जल्द ही, जैसे मैंने थोड़ी देर कबल अर्ज किया कि दूसरे 3 एशियन टाइगर्स की तरह यानी हांगकांग, सिंगापुर और साउथ कोरिया की तरह ताइवान भी छलांगे मारता हुआ आगे बढ़ता गया। हत्ता कि जब 1978 में चीन ने दंग ज़ियाओपिंग, चीन के उस वक़्त के जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जनरल सेक्रेटरी या वहाँ के सदर जो थे, दंग ज़ियाओपिंग ने जब ये ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी किया चीन का, तो उस वक़्त उन्होंने ताइवान को भी दरख्वास्त की कि आप भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करें, सरमायाकारी करें। और जाहिर है वो तो एक ही हिस्सा रहे हैं पूरा वक्त, उनके लिए बहुत आसान था और उन्होंने खासी सरमायाकारी की। अब कुछ वक्त से, ख़ास तौर पे पिछले चंद साल से, चीन जो है वो मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है, दादागिरी दिखाता है। ताइवान के ऊपर अपने हवाई जहाज भेजता है, उनकी फाइटर जेट्स, उनकी जो एयर स्पेस है उसकी खिलाफ वर्जी करता है। और ये ख़ास तौर पर पिछले साल जब नैन्सी पेलोसी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की अमेरिका की स्पीकर है, वो आई थी ताइवान घूमने को, तो उस वक़्त बहुत बड़ी धमकियां दी थी। ये अलग बात है कि करने को तो चीन कुछ भी न कर सका, क्योंकि अगर उसको मतलब चीन का मतलब है इस वक्त शी जिनपिंग, अगर उसके ऊपरी मंजिल में भेजा है तो वो किसी भी किस्म की बेवकूफ़ी करने से गुरेज करेगा।
क्योंकि ताइवान के साथ या अमेरिका के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात चीन के अपने मुफाद में हैं, लेकिन कभी कभी वो ब्रिंकमैनशिप का भी मुजाहरा करता है, पागलपन का भी मुजाहरा करता है, और इसीलिए रह रह के वो जो धमकियां देता रहता है अमेरिका को या ताइवान को। तो अभी ताइवान के जो ट्रेडर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कंपनियां हैं, उन लोगों ने भी अभी ये सोचना शुरू कर दिया है। अच्छा, इस सिलसिले में अभी ताज़ा ताज़ा मतलब आधा एक साल से अमेरिका ने चीन के ऊपर पाबंदियां आयद कर दी हैं, सैंक्शंस लगाई हैं। ख़ास तौर पर जो टेक्नोलॉजी की है ना, वो ट्रांसफ़र पे सैंक्शंस लगा दिए हैं, क्योंकि अमेरिका की ओपन डोर पॉलिसी की वजह से आज चीन इस मकाम तक पहुंच गया है। तो अभी अमेरिका को अक्ल आई है कि इस तरह तो ये चीन हमसे आगे बढ़ जाएगा अमेरिका से। तो इसीलिए अभी एक आध साल से अमेरिका ने जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र टुवर्ड्स पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसके ऊपर पाबंदियां आयद कर दी हैं, और दुनिया की कंपनियों को भी कह दिया है कि वो उनके साथ किसी किस्म का रिश्ता न रखें। अब इस तरह जो सेमीकंडक्टर की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है वो ताइवान में है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब उनके लिए ये मुश्किल हो चला है कि वो अपनी जो हाई टेक्नोलॉजी वाली जो माइक्रोचिप्स हैं वो चीन को नहीं बेच सकते, और इस तरह फिर अभी, और दूसरी तरफ उनको धमकियां भी मिलती रहती हैं कि कभी भी तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे, कब्जा कर लेंगे। तो चीन की कंपनियों ने अभी एक जो पॉलिसी को कहते हैं चाइना +1, इस पॉलिसी पे अमल दरामद शुरू कर दिया है, और इस सिलसिले में उन्होंने +1 में भारत को मुंतखब, नहीं सिर्फ खाली ताइवान नहीं, पूरी दुनिया ने, मतलब पूरी दुनिया अभी जो है ना, खासतौर पर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो अभी कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता करके वो चीन से निकलते जाएं, और उसकी जगह पर उन्होंने भारत का इंतखाब किया है और भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाते जा रहे हैं। इस सिलसिले में हम आपको एप्पल कंप्यूटर्स का भी मिसाल दे सकते हैं। एप्पल वाले जो है अपना आईफोन 100% जो है वो चीन में बनाते थे, लेकिन चीन की यही गलत पॉलिसियों की वजह से पिछले 2 साल से एप्पल वालों ने आहिस्ता आहिस्ता करके अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस भारत मुंतकिल करना शुरू कर दिया, और उसके बाद भारत में आईफोन 13, आईफोन 14 बनने शुरू हुए, और अभी तो तकरीबन पूरी दुनिया में जितनी भी आईफोन्स बनती हैं उसका अभी 10%, 10% जो है ना, हिंदुस्तान में बन रहा है। नाज़रीन, ताइवान के एक डिप्टी मिनिस्टर हैं काओ शिन चे, उन्होंने 2 रोज़ के बिल ताइवान में, ताइपे में, ताइवान का जो कैपिटल है वो ताइपे है, उसमें कुछ प्रेस वालों से बात करते हुए उन्होंने इस बात का इजहार किया कि हम अभी चाहते हैं कि चीन से अपनी सरमायाकारी को कम करते जाएं, और उसकी जगह पर हमारा इंतखाब जो है वो भारत है। और इस सिलसिले में जो है TSMC यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, या फिर फॉक्सकॉन ने तो पहले ही हिंदुस्तान में 2 कारखाने, एक तो अभी $1 बिलियन की लागत से बेंगलोर में लगाया, एक दूसरा अभी वो हैदराबाद में लगाने जा रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक्स पैनल्स बना रहे हैं, और आईफोन 14 तो यहाँ पर वो असेंबल कर भी रहे हैं, और इस तरह और छोटी छोटी कई कंपनियां जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता करके ताइवान से मुंतकिल होकर, मतलब वो चीन से मुंतकिल होकर उनको भारत लाया जा रहा है। नाजरीन, क्योंकि अमेरिका ने चीन के ऊपर पाबंदियां आयद कर दी हैं, सैंक्शंस लगा दिए हैं, तो उसकी वजह से चीन में अभी हाई टेक्नोलॉजी वाली जो भी चीज़ें हैं
उनकी मैन्युफैक्चर पे एक सवालिया निशान, प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क बन गया है। ऐसे में भी जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं टेक्नोलॉजी वाली, उनके लिए भारत एक अच्छी चॉइस है, क्योंकि भारत इस वक्त फ्लेवर ऑफ द यूएसए है। यूएसए की मंजूरी नज़र बन गया है और यूएसए को कोई एतराज़ नहीं होगा अगर वो लोग भारत में अपने जो है मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाएं, और उसमें अगर वो भले ही हाई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें भी बनाएं तो भी उसमें अमेरिका को कोई एतराज़ नहीं होगा। इसीलिए अभी ताइवान का जो ये डिप्टी मिनिस्टर था, उसने ताइवान की कंपनियों को ख़ास तौर पर कहा कि आप इस बात पर गौर करें और अमल पैरा हों कि अभी आहिस्ता आहिस्ता करके आपको चीन से निकलना है और अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है ना भारत में बनाने हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।